जैसे अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ कर्ल डिजीज के बारे में, यानी कि कपास का पत्ता कर्ल रोग, राइट। लीफ कर्ल डिजीज ऑफ कॉटन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको कि कॉटन की बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए ये है एक वायरल रोग है। ये वायरल रोग है जो कि वायरस के कारण फैलता है, जिसमें पत्ते क्या होते हैं, सर्पिल कलर के यानी कि कुंडल की तरह कर्ल हो जाते हैं, यानी कि मुड़ जाते हैं। पत्ता ऐसे होता है, खुला खुला ऐसे होता है, तो क्या करते हैं, ये ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे कटोरे की तरह मुड़ जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप पहले पिक्चर में देख रहे हैं, ये वाला पिक्चर देख रहे हैं, दूसरा पिक्चर देख रहे हैं, और तीसरी जो आप देख रहे हैं कि पूरा पौधा ही ऐसे क्या होता है, कर्ल के रूप में हो जाता है। तो ये इसकी पहचान है। अब ये होता किस कारण से है? ये जो होता है ये जीनस बेगोमो वायरस के कारण होता है। एक वायरस होता है जीनस बेगोमो वायरस, उसके कारण होता है। अगर उसको बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से उसका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो अभी दोनों पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये इस तरीके से होता है। जैसे आपको पता है कि वायरस जो है या तो डीएनए में होगा या आरएनए होगा। तो ये जो वायरस है, जैसे ये डीएनए वायरस है। जैसे आजकल कोरोना का आपको पता ही है, वायरस सबको पता चल गया क्या होता है। तो कोरोना क्या है, वो आरएनए वायरस है। और एक है ये, जैसे वो तो कोरोना का नाम लिया मैंने आपको समझने के लिए, और एक है ये डीएनए वायरस है। ये देखिए जो सबसे पहली बार जब ये आया था, ये पाकिस्तान से आया, टिपा सुल्तानपुर क्षेत्र पाकिस्तान में है, वहां पे आया था 1967 में, 1967 के अंदर ये आया था, पहली बार दिखा था वहां पे। लेकिन 1998 में एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में आया, और दोबारा ये 1993 के अंदर ये आया, आपको एक बहुत बड़ा महामारी का रूप धारण कर लिया, खास तौर से कॉटन के लिए, यानी कि हमारे नरमा और कपास के फसल के लिए ये एक महामारी साबित हुआ। 1993 में करीब आप देखें तो 28 अरब यानी कि आप 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ केवल इस बीमारी की वजह से। तो अभी आप देखिए इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब कि ये एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलता कैसे है। ये अपने आप नहीं फैलता, ये जो फैलता है ये फैलता है सफेद मक्खी के कारण, जिसको हम बेमेसिया टैबिको, यानी कि ये सफेद मक्खी, आप जैसे पिक्चर में देख लीजिए, बिल्कुल सरल भाषा में पिक्चर में मैंने आपको बताने के लिए मैंने समझाया है, आपको समझाने के लिए ये पिक्चर लगाई है। आप देखिए दूर से देखेंगे ऐसा दिखाई देगा, थोड़ा सा नजदीक देखेंगे ऐसा दिखाई देगा, अगर बहुत ज्यादा अगर किसी से देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पीरियड वो होता है वायरस लगने से लेकर के और आपको पता कर चलने तक के इस दरमियान जो समय होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो यानी कि इसमें जो समय लगता है, यानी कि आपके खेत में वायरस लग गया है आपको पता नहीं चलेगा, राइट। ये आपको पता चलते चलते 15 दिन से लेकर के 30 दिन तक लग जाएगा, यानी पूरा महीना लग सकता है आपको तो ये पता चलने में कि हमारे कपास में बीमारी लगी है, ये वायरस लगा हुआ है, राइट। इसके लक्षण कैसे होंगे, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, कुछ इस तरीके से लक्षण होंगे। इसके 3-4 लक्षण मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखिए जो सबसे पहला जो है सर्पिल आकार कैसे हो जाएगा, दूसरा कुछ पत्ते का जो टेक्सचर ऐसा हो जाएगा, आप देख रहे हैं ना इधर देख रहे हैं, कुछ पत्ते का टेक्सचर इस टाइप का हो जाएगा। तीसरा कैसा हो जाएगा, पूरा पत्ता ऐसा मुड़ जाएगा, राइट। और इसका दूसरा लक्षण जो होता है वो क्या होता है, वेन स्वेलिंग, यानी कि जो पत्ते की नसें होती हैं वो क्या होती है, मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। कैसे देखिए, जैसे जो पहले पिक्चर आप देख पा रहे हैं, जो पहले पिक्चर में क्या है, आप देखिए ये बिल्कुल स्वस्थ पौधा है, हेल्दी पौधा है। लेकिन जो दूसरा पिक्चर देख रहे हैं वाला, ये संक्रमित पौधा है, ये उस वायरस से, बेगोमो वायरस से क्या है, ये ग्रसित है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो पतली पतली नसें होती हैं ये मोटी हो जाएंगी, जो साइड की जो बड़ी मुख्य नसें होती हैं वो भी मोटी हो जाएंगी। और इसी के साथ में जो तीसरा सिम्टम्स होता है, तो तीसरी पहचान क्या होता है कि वायरस लग चुका है आपके खेत में, इसमें आपका एनेसन यानी कि लीफ एनेसन होता है। यानी इसके अंदर लीफ एनेसन क्या चीज होती है, पत्ते के पीछे पत्ता निकल जाता है। देखिए जैसे ये आपने पिक्चर देख रहे हो, ये 3 पिक्चर दिखाई मैंने, ये इस तरीके से कुछ इसके पत्ते के पीछे ही पत्ता निकल के आ जाएगा, और एक से अधिक भी निकल सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट दोस्तों। अब देखते हैं कि हमें इस वायरस से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। ये जो आपको वीडियो कंप्लीट देखिए, आप कपास की खेती में कभी मार नहीं खाएंगे अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा। तो कोई भी दिक्कत है आप मेरे से संपर्क करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें। तो सबसे पहला चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है, रोग प्रतिरोधी सहनशील किस्मों का चयन करें, जिससे कि हमें वो बीमारियां कम पकड़े। दूसरा क्या है, कपास की बुआई समय पे करें, ना बहुत ज्यादा पहले करें ना बहुत ज्यादा बाद में, बिल्कुल राइट टाइम पे सही समय पे आप कपास की बुआई करें। भूमि उपचार, ये बहुत सारे किसान क्या, मेरे हिसाब से 90% किसान जो है सॉइल ट्रीटमेंट करते ही नहीं है।
इसका आगे मैं बेनिफिट बताऊंगा कि इसका, इसीलिए कंटिन्यू वीडियो का पूरा देखने के लिए बोल रहा हूँ। ये पूरा बेनिफिट मैं इसका बताऊंगा कि आगे क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो आप देखिए कि जो सॉइल ट्रीटमेंट है, सॉइल ट्रीटमेंट ज़्यादातर किसान नहीं करते हैं, तो इसके बारे में बात करने वाला हूँ आगे। बीज उपचार तो करते हैं, लेकिन करना किस तरीके से चाहिए उसके बारे में भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। अब जो सफेद मक्खी के लिए आप नियंत्रण जो कीटनाशक डालते हैं, ये तो डालते हैं, लेकिन आप ना दुनिया भर के कीटनाशक दे देते, पूरा ढेर लगा देते हैं आप कीटनाशकों का। देखिए आप इस पिक्चर में आप देखिए कि कितनी ज्यादा, ये सारे मेरे किसान से पिक्चर आई हुई मेरे पास कि सर मैं ये डाल रहा हूँ, उसका बेनिफिट बताइए, इसकी क्या मात्रा है, मतलब कि इसका लाभ बताइए। मैं आपको कुछ भी बता दूंगा, वो बेनिफिट नहीं करने वाला है। जो अभी बताऊंगा, मार्केट से कुछ भी लेके आ रहे हैं, वो आप खेत में डाल रहे हैं, ऐसा आप देखकर पिक्चर पूरा भर गई है। इतनी ज्यादा जो है किसान जो है डालता है इसमें पेस्टिसाइड, तो उसके बाद ही फायदा नहीं करता। ऐसा क्या कारण है? अब जैसे मैंने यहाँ पे 6 नंबर पे देखिए, मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, कीटनाशक के साथ एप्सा 80 का प्रयोग जरूर करें ताकि पूरा फायदा मिले। संतुलित उर्वरक और सिंचाई डालें, बहुत ज्यादा उर्वरक भी नहीं डालना है, ना बहुत ज्यादा कम डालना है, तो संतुलित मात्रा में डालें और सिंचाई उसी हिसाब से करें। और फसल चक्र का अपनाएं, कोशिश करें कि अगर इस साल आपने कपास की खेती ले ली है तो अगले साल कपास ना लगा, कुछ और लगा, मतलब कि खेत को चेंज करके, अदला बदली करके, इस खेत में आपकी कपास लगाए तो कुछ और लगाएंगे। तो अब देखिए कुछ चीजें हमें बहुत विशेष ध्यान रखने वाली होती है। बहुत सारे किसान वर्षों से खेती करते आ रहे हैं कपास की, लेकिन उनको कुछ चीजें नहीं पता जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो वैकल्पिक होस्ट हैं, ये हमें नहीं रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि वायरस अपने आप नहीं फैलता है, इसको फैलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। सफेद मक्खी से जो संवेदनशील फसलें हैं वो हमें नहीं लगाना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको, टमाटर हो गया, भिंडी होगी, बैंगन हो गया, मिर्च होगी, इस पे भी ये वायरस लगता है और इसके माध्यम से सफेद मक्खी के थ्रू आपके पूरे खेत में फैल जाएगा। दोस्तों इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और खरपतवार का भी नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिसपे सफेद मक्खी का प्रकोप रहता है और उसके वजह से आपकी पूरी फसल नष्ट हो सकती है। तो आगे चलते हैं। जैसे आपके पिक्चर में देख रहे हैं कि टमाटर, ये जो है, ये लहली जो मैंने बताया ना, ये वाली पिक्चर, ये लहली की पिक्चर है। तो इस टाइप की खरपतवार जो है हमारे खेतों में नहीं होनी चाहिए। राइट दोस्तों, अब मैं बात की, मैंने आपको इतनी जरूरी बात करी और इसमें मैंने चर्चा की आपको भूमि उपचार और एप्सा 80 के बारे में। तो एप्सा 80 क्या चीज है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एप्सा 80 क्या है। देखिए एप्सा 80 के बारे में अगर आप जानेंगे तो गर्व महसूस होगा कि आप अपने खेतों में एप्सा 80 यूज करते हैं। तो APSA 80 यानी कि एप्सा 80 ऑल पर्पज स्प्रे एडज्वाइंट, यानी जो इसके अंदर 80% क्या है वो सक्रिय तत्व है। यह नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, इसे बहुउद्देशीय कार्यशीलता गुणवर्धक भी कहते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी मेरे लीडर्स भाइयों को, और इसमें मेरे साथ बहुत सारे किसान भाई भी जुड़े हैं, तो तहे दिल से मेरा नमस्कार किया है। तो जैसे आपने बताया कि हमारा पानी की बूंदे बन जाती है जब भी हम कुछ भी स्प्रे करते हैं, तो मैं आपके सामने यहाँ पे 8 to 10 टाइम स्प्रे करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10। तो ये देखिए आप, मैंने इस पे 10 बार स्प्रे की है। तो आप ये देखिए इस पे छोटी छोटी ड्रॉप्स बन गया है, जैसा कि आपके सर ने बताया ही है कि अब इन केस जैसे आज के टाइम में गर्मी पड़ रही है तो पत्ता हमारा ऐसा होता है तो ये इवेपोरेट हो जाता है, जो भी हमने इसके साथ दवा डाली है या फर्टिलाइजर डाला है, कुछ भी डाला है। तो इनकेस तूफान आ जाए तो मैं इसको हिलाऊं तो ये देखिए और भी कम बूंदे रह गए हिलने के कारण, क्योंकि ऐसे प्रॉपर वो हुई नहीं थी। तो अब मैं एक और अरबी का पत्ता लूंगा जो बिल्कुल सूखा हुआ है, और इसमें मैं पहले एप्सा 80 केवल और केवल 2 या 3 ड्रॉप्स ऑफ एप्सा की डालूंगा। ये मैंने इसमें एप्सा ले लिया है, तो ये वो ही मेरा नॉर्मल वाटर है। और इसमें मैंने ये 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ एप्सा की डाल दी। और ये देखिए मेरा दूसरा पत्ता बिल्कुल सूखा हुआ है, इस पे कोई भी असर नहीं है, कोई भी पानी का नहीं। तो इसमें मैं केवल और केवल 4 to 5 टाइम्स करूंगा। जैसे मैंने पहले उस पत्ते पे 8 to 10 टाइम्स किया है, तो इसमें मैं केवल और केवल 4 to 5 टाइम करूंगा। 1 2 3 4 and 5। तो ये देखिए केवल 5 बार स्प्रे करने से, केवल और केवल 5 बार स्प्रे करने से इसमें कोई भी हमारी बूंद नहीं बनी, और हमारा पानी कितने अच्छे से स्प्रेड हुआ है। आपको पानी पत्ते की शाइनिंग से ही दिख रहा होगा कि हमारा पानी ने, एप्सा ने पानी के साथ कितना अच्छा बेहतरीन काम किया है। कोई भी हमारी बूंद बनने के क्राइटेरिया को तोड़ दिया है, जिसको बताया सत्य सर ने जैसे बताया कि हमारी सरफेस टेंशन, वाटर की सरफेस टेंशन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये देखिए
ये कितने अच्छे से इस पे आपको शाइनिंग, पानी की शाइनिंग से ही दिख रहा होगा कि पूरे पत्ते पे हमने जो भी इसके साथ डालेंगे तो कितने अच्छे से स्प्रेड होगा, और हमारी कीड़ों की कोई और हम लगने वाली पौधे को बीमारी हुई, कोई भी फसल को लगने वाली बीमारी की भी रोकथाम अच्छे से होगी। अगर बात करें पहले वाले पत्ते की, तो ये देखिए वो एज इट इज अभी भी जैसा नॉर्मल होता है, 2-3 ड्रॉप्स बनी हुई है। और अगर बात करें जिसपे मैंने एप्सा के साथ स्प्रे किया, तो ये देखिए कि हमारा एप्सा 80 हमारा घोल किस प्रकार बनाता है। तो आप ये देखिए कि ये हमारे 2 स्प्रे टैंक्स है, और इन दोनों स्प्रे टैंक्स में मैं ये देखिए, और उतनी ही क्वांटिटी में जो मैं फर्टिलाइजर डाल रहा हूँ इसमें डाल रहा हूँ। दोनों में मैंने सेम क्वांटिटी की फर्टिलाइजर डाली है। तो अब मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि ये डिल्यूट हो जाए। तो ये देखिए डिल्यूट नहीं हुआ, और जो भी हमने डाला वो सारा का सारा ऊपर ही है। और यही कारण होता है कि जो हमारी हमारी जो स्प्रे टैंक्स की नोजल जाम होती है, आपको जैसे मैंने बताया कि नोजल से भी हमें एप्सा 80 प्रिवेंट करता है, जाम होने से बचाता है। तो आप ये देख सकते हो जो भी डाला वो सारा का सारा ऊपर है। और जब हमारा किसान भाई पंपिंग करता है स्प्रे टैंक्स की, तो ये उस हवा के बहाव से हमारी नोजल में आके फंस जाता है। तो और ये देखिए कि हमने इन दोनों में मैंने मतलब कि जो भी फर्टिलाइजर डाला है वो बिल्कुल डिल्यूट नहीं हुआ, दोनों में डाला है। बट इसको मैंने एक बार भी चम्मच से डिल्यूट करने की ट्राई नहीं की है। अब मैं इसमें केवल और केवल एप्सा डाल रहा हूँ। ये देखिए 1 ड्रॉप एप्सा। तो आप ये देखिए 1 ड्रॉप एप्सा की डालने से कितने अच्छे से हमारा घोल बनना स्टार्ट हो गया है। आप ऊपर से भी देख सकते हो। ये देखिए जो भी हमने डाला बहुत अच्छे से हमारा जितना भी था वो सारा का सारा डिल्यूट हो चुका है पानी में। एक बार भी मैंने इसको चम्मच से डिल्यूट करने की ट्राई नहीं की। अब आपके सामने ये दोनों मैंने स्प्रे टैंक्स है, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि जिसमें हमने एप्सा 80 डाला और इसमें विदाउट एप्सा डाला है। तो आप ये देखिए कि इसमें हमने 10 रुपए का दोनों में कुछ भी, चलो जस्ट फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का फर्टिलाइजर डाल दिया, तो हमें कौन सी चीज हमारे खेतों में प्रॉपर मिलेगी। हमने इसमें खेत में 10 रुपए इन्वेस्ट किए तो हमें प्रॉपरली मिलेंगे। इसमें भी डाले बट ये हार्डली मुश्किल से 3 नहीं तो 4 रुपए का ही हमारे खेत को मिलेगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ये हमारा एप्सा 80 का एक बहुत ही बेहतरीन डेमोस्ट्रेशन है। आपको एक बार मैं इसका घोल बना के, एक बार इसमें थोड़े से वो बन गए थे हमारे, तो आप ये देख सकते हो। ये देखिए विद एप्सा और ये हमारा विदाउट एप्सा। सो एप्सा 80 हमारे घोल को भी बहुत अच्छे से बना देता है। राइट। अब दोस्तों मैं बहुत सारे किसान जो है एप्सा 80 को चिपको के नाम से जानते हैं, चिपको के नाम की जी एप्सा 80 गूंद है। तो उनको आधी अधूरी जानकारी आज मैं पूरी करने वाला हूं। तो जो गूंद जो किसान यूज करते हैं, गूंद यानी कि जो चिपको यूज करते हैं, गूंद यूज करते हैं, मैं इस रेस्ट्रिक्टली मना करूंगा, आपको हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप गूंद मत यूज करिए अपने खेत में। गूंद होता क्या है उसके बारे में आप जानिए। सबसे पहले गूंद यूज करोगे आप तो आपकी फसल में बांझपन का रोग लग जाएगा। मेरे पास एक किसान की वीडियो आई और उन्होंने मुझे बताया कि जो है आप देखिए आप फसल तो बहुत बड़ी हो गई लेकिन इसमें फल नहीं लग रहे। और एक कारण है इसमें जो मैं बता रहा हूं आपको। दोस्तों कुछ समय से आप लोग ये देख रहे हो कि पहले बहुत ऐसा नहीं था लेकिन अभी ये रोग बहुत ज्यादा फैल रहा है। इसका कारण क्या है? चिपकू जो आप गूंद बोलते हो, ये क्या होता है? आयनिक सर्फेक्टेंट होता है। जो एप्सा 80 क्या है? नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, राइट। ये क्या होता है? आयनिक सर्फेक्टेंट होता है। अब आयनिक सर्फेक्टेंट का क्या मतलब है कि जो किसान हर दवाई साथ मिलाकर डालता है कि जो पत्ते पे फैल जाएगा, राइट। इसमें क्या होता है? सोडा सिलिकेट एंड सोडा कास्टिक होता है। इसके अंदर क्या होता है? सोडा सिलिकेट एंड सोडा कास्टिक होता है, जो फूल तो लगते हैं पर क्या होता है? फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते एंड और इसी को हम बांझपन का रोग कहते हैं। दोस्तों आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, फूल तो खूब लगे लेकिन फल नहीं लगेंगे इसमें, इसी को बांझपन का रोग कहते हैं। तो प्लीज दोस्तों आप जो है चिपकू का यूज कम से कम करें, ना करें तो बढ़िया, उसकी जगह पे आप एप्सा 80 यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपको गर्व क्यों महसूस होगा एप्सा 80 यूज करने पे? एप्सा 80 जो है भारत के 11 यानी 11 कृषि अनुसंधान केंद्रों ने इसका परीक्षण किया 19 अलग अलग फसलों पे, जिसमें से एक कपास भी है। आगे मैं उस परीक्षण का पेपर मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। अब देखिए मैं आपको बता दूं एप्सा 80 कितने बड़े बेहतर उपज के लिए इसको यूज करना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखिए पिछले 41 सालों से दुनिया भर के, इंडिया में ही नहीं, भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी बहुत सारे देशों में पिछले 41 सालों से एप्सा 80 का यूज हो रहा है। और 70 से अधिक कृषि विश्वविद्यालयों ने एप्सा 80 का परीक्षण किया और इसे फसल की उपज को बेहतर करने वाला बताया।
तो दोस्तों, और इसमें ये देखिए, ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, सही उत्पाद के लिए अपना कार्ड बनवाएं या एडीएस एडीआर से ही खरीदें। कभी भी एफएसआईटी दुकान से मत खरीदिए, दुकान पे नकली मिल सकती है। जो कृषि विश्वविद्यालय जो रिकमेंड करते हैं उनके साथ जो है रिसर्च ऑलरेडी की हुई एफएसआईटी के साथ, और उसमें पाया कि आप देखिए करीब करीब 19.2% तक की वृद्धि हुई है कपास के अंदर। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जो हमारे कपास वाले किसान का नुकसान ना हो। एफएसआईटी यूज करें, और एफएसआईटी सही मायने में कहाँ से, दुकान से कभी ना खरीदें, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन से कभी ना मंगवाएं, क्योंकि वहाँ पे नकली हो सकती है। आपको सही एफएसआईटी कहाँ से मिलेगी, आप हमें से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कंपनी से कैसे मंगवा सकते हैं, उसका इस वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि आप डायरेक्ट कंपनी से एफएसआईटी कैसे मंगवा सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान।